नमस्कार दोस्तों, चलो देखते हैं नई फिल्म। एक महान युद्ध के बाद वैश्विक तबाही के द्वार से शुरू होती है। एकमात्र बचे हुए शहर में चुड़ैल ग्रे एलिस रहती है, जो उन लोगों की हर मांग पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है जो भुगतान कर सकते हैं। उसके पाखंड से बहुत खुश नहीं है। चर्च उसे एक उदाहरण बनाने का फैसला करता है और उसे फांसी की सजा देता है। हालांकि पुजारिन भूल जाती है कि चुड़ैल की प्रतिभाओं में से एक निश्चित रूप से जादू टोना है और उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। ग्रे पादरी के सैनिकों में से एक को मंत्रमुग्ध कर देती है और वह घबराहट में अपने गले में रस्सी के साथ खुद को देखता है। वह एक शॉट के साथ रस्सी तोड़ देता है और फिर महसूस करता है कि उसने अभी-अभी दोषी महिला को मुक्त किया है। वह चुड़ैल को उसकी ओर दौड़ते हुए देखता है और गोली चलाता है, लेकिन वह वास्तव में एक सहयोगी को गोली मार रहा है। बहुत भ्रमित, वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और पुजारिन उसे खंजर से मार देती है। फांसी पर लटका दिया जाता है जबकि चुड़ैल चली जाती है। उसी समय बॉयस नाम का एक शिकारी शहर में आता है। घात में जाकर वह यह घोषणा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता कि वह यह बात जानता है। और जब ठग उसे घेरना शुरू करते हैं तो वह हिलता नहीं है। उनमें से एक हथियार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सांपों के जोड़े को उसके चारों ओर लिपटा देखकर डर के मारे कूद जाता है। काटने में ज्यादा समय नहीं लगता और ठग जमीन पर तड़पता है, जबकि उसके साथी बॉयस की सटीक निशानेबाजी के कारण जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। उन सभी को खत्म करने के बाद वह अपने सांपों को इकट्ठा करता है और अपनी प्रभावशीलता पर गर्व करता है। इस बीच ग्रे एलिस अंधे भिखारी के लिए एक सिक्का छोड़ता है और जब गरीब महिला उसका नाम लेकर पुकारती है तो वह चौंक जाती है। महिला बताती है कि उसने उसकी उदारता को पहचान लिया है, ऐसा कुछ जो वहां तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। हालांकि उसे यह अजीब लगता है कि चुड़ैल की आवाज इतने दशकों में नहीं बदली है। जेरिस ने चेतावनी देते हुए विरोध जताया कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन जैसे ही आदेश जारी हुआ, उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। शूरवीरों ने रानी को छोड़ दिया और कहा कि वह ग्रे एलिस की उत्पत्ति जानती है। वह खोई हुई भूमि से आई थी, जहां सबसे भयानक जीव प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं। फिर रानी ने कहा कि वह काया पलट का रहस्य प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि वह एक भेड़िया में बदलने में सक्षम होना चाहती है। चुड़ैल ने चेतावनी दी कि इस तरह के अनुरोध के अप्रिय परिणाम हो सकते हैं, लेकिन रानी ने कहा कि यह उसका कोई व्यवसाय नहीं है। चुड़ैल ने पैसे स्वीकार कर लिए, क्योंकि वह कभी किसी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करती है। योजना एक शिकारी को खोई हुई भूमि पर एक आकार परिवर्तक को पकड़ने और फिर उनकी शक्ति चुराने के लिए भेजने की है। वह रानी से उसे अगले पूर्णिमा तक का समय देने के लिए कहती है, जो समझौते पर मुहर लगने के 6 दिन बाद होगी। शूरवीर जेरस चुड़ैल के ठिकाने पर लौटता है। वह कहता है कि वह भी व्यापार करना चाहता है और एक पारिवारिक विरासत की पेशकश करता है, एक घड़ी जो उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जेरस का अनुरोध है कि वह रानी के मिशन को विफल कर दे और उसे कायापलट की शक्ति न दे। वह शपथ लेता है कि वह ताज के प्रति वफादार है और केवल रानी की रक्षा के लिए यह पूछ रहा है। लेकिन चुड़ैल ईर्ष्या की गंध का पता लगाने से इनकार करती है। रात इसके बावजूद वह घड़ी स्वीकार करती है और दोहराती है कि वह कभी भी किसी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करती है। अंत में अकेले ग्रे एलिस शुरू होती है, हवा में उड़ने के लिए, और उसका मन एक भयावह गुफा के दृश्यों से भर गया है। बहादुर शिकारियों का एक समूह अंदर रहने वाले जानवर का सामना करने के लिए ढेर सारी खोपड़ियों पर चलता है, लेकिन जल्द ही एक भयानक वेयरवुल्फ छाया से उभरता है। जब जानवर एक क्रूर चीख के साथ समूह पर झपटता है तो दृश्य समाप्त हो जाता है। महल में रानी अपने पति सर्वोच्च भगवान की कमजोरी के साथ धैर्य खो रही है। वह उसकी देखभाल के लिए उपस्थिति को बुलाती है, जबकि वह बॉयस को अलविदा कहने के लिए चुपके से बाहर निकलती है, जो उसका प्रेमी है। बाहर निकलते समय सैनिक उसे सर्वोच्च भगवान के नाम पर रोकते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन बॉयस उनके एक मशाल पर अपना पेय थूक देता है और दोनों को आसानी से मार गिराता है। बाद में ग्रे एलिस एक बार पर उसके पास आती है और कहती है कि उसने सुना है कि वेयरवुल्फ स्कल नदी नामक स्थान पर रहता है।
तब चुड़ैल उसे जेरिस की पेशकश करती है, उस स्थान की यात्रा के लिए भुगतान के रूप में देखें। सौदा तय करने के तुरंत बाद बार पर पादरी के सैनिकों द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो अभी भी चुड़ैल को पकड़ना चाहते हैं। बॉयस उसके साथ जुड़ जाता है और दोनों बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन जुड़वां सांप पुजारिन की तलवार से बच नहीं पाते हैं। एक और विफलता की खबर जल्द ही चर्च के कुलपति के कानों तक पहुंचती है, और वह भगोड़ों को पकड़ने के लिए इनाम देने का वादा करता है। हालांकि जब्त किए गए पैम्फलेट के अनुसार ग्रे एलिस प्रतिरोध का प्रतीक बन रही है, और हर बार जब वह फांसी से बच जाती है तो सभी को शक्तिशाली के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। उसने पुजारी को भी तब फांसी नहीं दी जब उसके पास मौका था। इससे पादरी घेराबंदी खड़ी कर देते हैं, और यहां तक कि गरीब अंधी महिला को भी दबाव में पकड़ लिया जाता है। वह बताती है कि रानी ने हाल ही में ग्रे एलिस का दौरा शॉटगन मारा। जल्दी से बदलता है उसकी आवाज, और खुद को डिनर के दौरान बॉयस के लिए एक दोस्त से अधिक दिखाती है। चुड़ैल कहती है कि उन्हें पूर्णिमा से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा, क्योंकि उसे अपने भेड़िया रूप में लक्ष्य को पकड़ने की जरूरत है। बॉयस को लगता है कि समय सीमा बहुत कम है, और कहता है कि यह केवल तभी संभव होगा जब वे सुरंगों के माध्यम से पहाड़ों को पार करने वाली ट्रेन की पटरी का अनुसरण करें। मारा के साथ रात बिताने के बाद बॉयस सुबह ग्रे एलिस के साथ निकलता है, और चेतावनी देता है कि उसके बाद कोई और स्वागत करने वाला दोस्त नहीं होगा। उसे बहुत कम पता है कि पुजारी दोनों को पकड़ने के लिए ट्रेन से आ रहा है। ये सुनकर रानी ने कुलपति से कहा कि सैनिक यहाँ शहर में अधिक उपयोगी हैं। वह उसके बारे में बेवफाई की अफवाहों का उल्लेख करके जवाब देता है, और चाहे वे झूठ हों, जनता पर उनका प्रभाव हो सकता है। इस बातचीत के बाद कुलपति आश्वस्त हो जाता है, जब तक उनमें से एक एक गर्म लोहा लेकर आती है, और वह चिल्लाना शुरू कर देती है कि चुड़ैल खोपड़ी नदी की ओर जा रही है। यहां तक कि वह जो चाहती थी उसे पाने के बाद भी पुजारिन अपने आदमियों को सब कुछ आग लगाने का आदेश देती है। अब पूर्णिमा तक केवल 3 दिन बचे हैं, और दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जिसे रिफ्ट के रूप में जाना जाता है। बॉयस एक झात परिचित साइरस को बुलाता है, जो एक सुधारित प्रकार की केबल कार चलाता है। हालांकि जब बॉयस लगातार पुकारता रहता है और साइरस कोई जवाब नहीं देता है, तो वे एक तरफ के दरवाजे से प्रवेश करते हैं और उसकी तलाश शुरू करते हैं। कई गंदे गलियारों को पार करने के बाद उन्हें पता चलता है कि साइरस का क्या बचा है, और अनुमान है कि पुजारिन उनसे पहले ही वहां आ चुकी है। गलियारे से पीछे हटते हुए वे उसे धूप का चश्मा पहने हुए पाते हैं। सभी सैनिकों के पास एक ही सहायक उपकरण होता है, ताकि आंखों के संपर्क के माध्यम से चुड़ैल द्वारा नियंत्रित न हो। एक दया शॉट सही में बॉयस के सामने यह शिकारी को और भी क्रोधित कर देता है, और वह सैनिकों पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जबकि ग्रे एलिस यह प्रदर्शित करती है कि उसे किसी को भी हराने के लिए जादू की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सैनिक गिर रहे हैं। एक नई लहर दरांती और कुल्हाड़ियों के साथ प्रकट होती है, लेकिन दोनों उन्हें भी संभालने में कामयाब हो जाके पुजारी लड़ाई के बीच में अभी भी आश्वस्त रहता है कि उसके लिए गोली लेने के लिए हमेशा एक अधीनस्थ होगा। जब ग्रे एलिस ने तोप को अपनी दिशा में मुड़ते हुए देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बाल की सांस से विस्फोट से बचते हैं और एक गोली से दूर से तंत्र को ट्रिगर करते हुए वैगन में भाग जाते हैं। कुछ सैनिक भी अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं, और उनमें से एक कार के ऊपर कूद जाता है, जिससे छत में गोलियों से कई छेद हो जाते हैं। ग्रे एलिस को उससे निपटने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब पुजारी देखता है कि इस पर चढ़ना आसान है, वह जो पहले से ही बाहर है, लेकिन बॉयस अभी भी वैगन के अंदर संतुलन बना रहा है। इसके अलावा रस्सी जो उसे लटकाए रखती है वह भी टूटने वाली है। अंत में यह टूट जाती है जैसे ही बॉयस ग्रे एलिस का पीछा करते हुए चट्टानी दीवार पर छलांग लगाने में कामयाब होता है। पुजारी हार नहीं मानता है और दरार के दूसरी तरफ से शिकारी के कंधे पर गोली चलाता है। हालांकि जब वह दूसरा शॉट लगाने के लिए जाती है तो वह मंत्र भूल जाती है और सीधे चुड़ैल की आंखों में देखती है। संपर्क संक्षिप्त होता है, लेकिन उसे भ्रमित करने और ध्यान खोने के लिए पर्याप्त होता है।
बाद में बॉयस अपने कंधे से गोली निकालता है और ग्रे एलिस घाव को सिलने में उसकी मदद करता है। उस समय वह उसे बताता है कि वह उसके जैसी ही है, और वह जानता था कि जब से उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा था, इसी बीच महल में रानी को खबर मिलती है कि वह गर्भवती है। बहुत प्रसन्न, वह अपने लगभग लकवाग्रस्त पति को बताती में एक बिजली संयंत्र के खंडहर बॉयस वहां रहने वाले प्राणियों के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि उन्हें पूरी रात एक लौ जलाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आग ही एकमात्र चीज है जिससे उन्हें डर लगता है। फिर रोशनी धीरे धीरे टिमटिमाना शुरू हो जाती है और सभी दिशाओं से एक डरावनी आवाज आने लगती है। एक विचित्र प्राणी अपने दांतों के साथ छाया से उभरता है। बॉयस उनके चारों ओर आग का एक घेरा जला देता है, लेकिन यह उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता है। राक्षसों में से एक थोड़ा साहसी होता है और आग की लपटों के ऊपर से कूदकर घेरे में प्रवेश करता है। बॉयस बाल बाल उसके पंजों से बचता है, जो जमीन पर एक गहरा निशान छोड़ देते हैं। फिर वह चीज ग्रे एलिस से जूझना शुरू कर देती है और उसका सिर घुमा देती है। बॉयस राक्षस को एक धातु की पट्टी पर धकेलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह उसे हटाने लगता है, जैसे कि उसे झटके से कुछ भी महसूस न। अपनी दृष्टि से शत्रु को सम्मोहित करके वह उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती है और अग्नि विस्फोट छोड़ती है, जो जीवों में फैल जाता है और उन सभी को एक ही समय में हरा देता है। थक कर वह अपनी सहेली की बाहों में गिर जाती है और कबूल करती है कि वह पहले से ही राक्षसों के नेता को जानती थी। वह समझाती है कि इस जगह में एक खजाना छिपा है, जो इसे रखने वाले को अपार शक्ति प्रदान करने में सक्षम है। एक दिन एक व्यक्ति ने उस खजाने को हासिल करने में मदद के लिए उसकी सेवाएं लीं। उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह किसी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करती। लेकिन इसके भयानक परिणाम हुए। वह व्यक्ति राक्षस बन गया, जो पूर्णिमा से ठीक पहले अंतिम दिन की सुबह मर गया। कुलपति ने विषयों को घोषणा की कि सर्वोच्च भगवान मर चुका है। वह यह भी कहता है कि रानी एक बच्चे की उम्मीद कर रही है और मांग करती है कि नए सर्वोच्च भगवान को ऊंचा किया जाए, लेकिन दर्शक चुप रहते हैं। कुलपति जेरूस के साथ चिंतित नजरों का आदान प्रदान करता है और शूरवीर शाही रक्षक को भीड़ पर अपने हथियार तानने का आदेश देता। चुड़ैल का स्वीकारोक्ति, क्या वह रानी को पदच्युत कर पाएगा? इस बीच बॉयस और ग्रे एलिस फील्ड्स ऑफ फायर में पहुंचते हैं, जो स्कल रिवर से पहले अंतिम पड़ाव है। वह चेतावनी देती है कि उसे अकेले वेयरवोल्फ का सामना करने की जरूरत है और भुगतान के रूप में उसे पहरा देती है। बॉयस कहता है कि वह बिना मदद के जानवर के साथ मुठभेड़ में जीवित नहीं बचेगी और दूर जाने से इनकार कर देती है। वह उसे इस मिशन को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जोर देती है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसी समय रानी जेरिस को बता रही है कि अब केवल कुलपति ही उसे सत्ता से हटा सकते हैं। वह उसे आश्वासन देता है कि शाही रक्षक पादरी की सेना की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक संख्या में है, लेकिन इससे वह ज्यादा आश्वस्त नहीं होती है। वह उसके साथ आकर्षण खेलना शुरू कर देती है और पूछती है कि क्या वह वास्तव में उसके लिए, और बातचीत बाहर एक चुंबन के साथ समाप्त होती है। बॉयस और ग्रे एलिस एक सुरंग से गुजर रहे सुरंग के मुहाने की ओर। अभी भी कुलपति के दबाव में पुजारिन अधिकतम गति पकड़ लेती है और जाल का एहसास तभी करती है जब उसे तोड़ने का कोई समय नहीं होता है। सुरंग के ठीक बाद एक बड़ी चट्टान है और पुल टूटा हुआ है। इस प्रकार पटरियां पुल के नीचे बीमों में छिपी खाई के ठीक ऊपर समाप्त हो जाती हैं। बॉयस अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वह कूदती है, लेकिन ट्रेन के यात्रियों को कुछ भी नहीं बचा सकता है, जो महल से गिरकर विस्फोट में समाप्त हो जाते हैं। कुलपति केवल पुजारिन की अंतिम चीखें सुनता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी योजना विफल हो गई है। गुस्से में वह बलपूर्वक सिंहासन लेने का फैसला करता है और सैनिकों को आदेश देना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी नहीं हिलता है। जो उसके सबसे करीबी लोग जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे जेरिस का आंकड़ा प्रकट होता है। वह कुलपति पर राजद्रोह का आरोप लगाता है और उसे मौत की सजा देता है और वहीं सजा को अंजाम देता है। खोपड़ी नदी पर पहुंच वह अवश्य आएगा।
बॉयस उसे हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करता रहता है, जबकि जेरिस भी रानी को इस योजना के बारे में भूलने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही समान रूप से विफल होते हैं। केवल जब पूर्ण चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है, ग्रे एलिस कबूल करती है कि वह शुरू से ही सच्चाई जानती थी। वेयरवोल्फ खुद बॉयस है। वह पहले से ही कायापलट की शुरुआत को महसूस कर रहा है और कसम खाता है कि उसने उसे चेतावनी देने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती है। इस बार परिवर्तन बहुत दर्दनाक है, क्योंकि उसकी त्वचा के नीचे एक वस्तु है जो एक चांदी के तरल को लीक करती हुई प्रतीत होती है। फिर भी परिवर्तन पूरा हो जाता है और वह चुड़ैल पर झपटता है, लेकिन अपनी आंखें उससे नहीं हटाता है। सम्मोहन में गिरते हुए वह उसे कौवों के झुंड के रूप में देखता है, जो आकाश में एक विशाल पक्षी बनाने के लिए एकजुट होते हैं। दो राक्षसों में भिड़ंत होती है और वेयरवोल्फ को चुड़ैल के पंजे से मारा जाता है। लड़ाई के बीच वह उसे और अधिक फाड़ने के लिए अवसर का लाभ उठाती है। जब तक वह उसे जमीन पर गिरते हुए नहीं देखती, जैसे कि वह मर गया हो, वह अपने मानव रूप में वापस आ जाता है। जब बादल चंद्रमा को ढंक लेते हैं और ग्रे एलिस उसे आराम करने की सलाह देते हुए प्यार से उसकी देखभाल करती है, लेकिन जब वह उठता है तो देखता है कि वह जंजीर से बंधा हुआ है और चुड़ैल ने पुजारी द्वारा उसके कंधे में गोली मारने के बाद अपनी पूरी योजना कबूल कर ली। ग्रे एलिस ने चांदी का सिक्का उसके नीचे रख दिया। चोट पर टांके लगाते समय त्वचा को सहलाते पता था कि उसे कमजोर करने का यही एकमात्र तरीका था। अब उसे उसकी जरूरतें पूरी करनी होंगी। रानी के साथ उसका समझौता और उससे भेड़िए की शक्ति ले लेना, लेकिन जब वह खंजर उठाती है तो बॉयस अपना स्वयं का अनुरोध करता है। उसकी इच्छा ग्रे एलिस को स्वयं उसका साथी बनाने की है। एक बार फिर चुड़ैल जवाब देती है कि वह कभी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करती है, लेकिन चेतावनी देती है कि जब पूर्ण चंद्रमा आकाश में फिर से दिखाई देगा तो कीमत बहुत अधिक हो सकती है। बॉयस एक बार फिर रूप बदल लेता है और वह खंजर को मेन घोंप देती है, जिससे उसका शरीर पत्थरों से ढक जाता है। वह भुगतान के रूप में घड़ी को शीर्ष पर छोड़ देती है और शहर लौट आती है। अजेय चुड़ैल की वापसी का जनता पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और कर्मचारी विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। ग्रे एलिस भेड़िए की त्वचा को जेरस को सौंपती है और कहती है कि रानी को सुबह होने से पहले उस पर अपना खून टपकाना चाहिए। वह चेतावनी देती है कि यह उसी रात बिना चूके किया जाना चाहिए। शूरवीर अपनी घड़ी वापस मांगता है। मौत और पता चलता है कि वह केवल एक भेड़िया बनना चाहती थी ताकि वह उसके साथ निर्बाध हो सके। जेरिस उसे शांत करने की कोशिश करता है और एक बार फिर कहता है वह उसके लिए कुछ भी करेगा। गुस्से में वह मांग करती है कि वह मर जाए और उसकी गर्दन में एक तेज हेयरपिन गाड़ दे। तब तक लोग पहले ही महल पर धावा बोल चुके होते हैं और वह भागने के लिए मजबूर हो जाती है। भेड़िए की खाल को जलाते हुए और खोपड़ी नदी पर रानी और जेरस दोनों की इच्छाओं को नष्ट करते हुए सूर्योदय होता है। बॉयस के शरीर पर पत्थर हिलने लगते हैं, जो अभी भी जीवित है। वह शहर लौटता है और ग्रे एलिस से विश्वासघात के बारे में सवाल करता है। वह कहती है कि उसने केवल भेड़िए की खाल को हटाई। और फिल्म के लिए हमें फॉलो और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।